प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में शास्त्रीय यथार्थवाद का अर्थ स्पष्ट करें। उत्तर। शास्त्रीय यथार्थवाद विचार के यथार्थवादी स्कूल से एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत है। यथार्थवाद इस धारणा का अनुसरण करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रणाली में राज्य मुख्य अभिनेता हैं, कोई सुपर नेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण नहीं है, राज्य अपने स्वयं के हित में कार्य करते हैं और राज्य आत्म संरक्षण के लिए शक्ति चाहते हैं। शास्त्रीय यथार्थवाद को यथार्थवाद के अन्य रूपों से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह राज्य के व्यवहार और अंतर्राज्य संघर्ष के कारणों की व्याख्या करने में मुख्य कारक के रूप में मानव स्वभाव पर विशेष जोर देता है। शास्त्रीय यथार्थवादी सिद्धांत मानव स्वभाव के एक निराशावादी दृष्टिकोण को अपनाता है और तर्क देता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से परोपकारी नहीं है, बल्कि वे स्वरुचि रखते हैं और भय या आक्रामकता से कार्य करते हैं। इसके अलावा यह इस बात पर जोर देता है कि यह मानव स्वभाव अंतर्राष्ट्रीय अराजकता के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों द्वारा परिलक्षित होता है। निकोल मैकियावेली की मूर्ति। शास्त्रीय यथार्थवाद पहली बार अपने आधुनिक रूप में 1918 से 1939 के अंतराल काल के दौरान उभरा क्योंकि इस युग के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अकादमिक क्षेत्र विकसित होना शुरू हुआ। अंतर युद्ध काल के दौरान शास्त्रीय यथार्थवाद उस समय के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवादी और यूटोपियन सिद्धांतों की प्रमुखता की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। उस समय के उदारवादी विद्वानों ने खराब सामाजिक परिस्थितियों और राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए संघर्ष को जिम्मेदार ठहराया, जबकि प्रमुख नीति निर्माताओं ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थानों के एक सम्मानित निकाय की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया। इन विचारों की 1930 के दशक के दौरान यथार्थवादियों द्वारा आलोचना की गई, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आदर्शवादी और आदर्शवादी विचारों के खिलाफ तर्क दिया और संघर्ष को रोकने की उनकी क्षमता को चुनौती दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शास्त्रीय यथार्थवाद अकादमिक और विदेश नीति राजनयिक सेटिंग दोनों में अधिक लोकप्रिय हो गया। युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की अक्षमता और उसके बाद शीत युद्ध का संघर्ष इस प्रमुखता के लिए महत्वपूर्ण योगदान कारक थे। सन 1930 और 40 के दशक के दौरान शास्त्रीय यथार्थवादी सिद्धांतों की लोकप्रियता में गिरावट आई और कम प्रमुख हो गई क्योंकि संरचनात्मक यथार्थवादी सिद्धांतकारों ने विश्लेषण के आधार के रूप में मानव प्रकृति का उपयोग करने के खिलाफ तर्क दिया और इसके बजाय प्रस्तावित किया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की अराजक संरचना के माध्यम से अंतर्राज्य संघर्ष की व्याख्या करना अधिक अनुभवजन्य था। सैद्धांतिक उत्पत्ति। शास्त्रीय यथार्थवादी लेखकों ने पहले के राजनीतिक विचारकों, विशेष रूप से निकोलो मैकियावेली, थॉमस हॉब्स और थ्यूसिडाइड्स के विचारों से आकर्षित किया है। इन राजनीतिक सिद्धांतकारों को आधुनिक शास्त्रीय यथार्थवाद विचारधारा का हिस्सा नहीं माना जाता है, लेकिन उनके लेखन को सिद्धांत के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। थ्यूसाइडाइड्स एक प्राचीन अथेनियन इतिहासकार था। 400 बीसी से 460 बीसी। थ्यूसिडाइड्स के कार्यों में शास्त्रीय यथार्थवादियों के लेखन के साथ महत्वपूर्ण समानताएं हैं। मिलियन डायलॉग में थ्यूसिडाइड्स ने राज्यों द्वारा दिए गए नैतिक तर्कों की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि इसके बजाय यह स्वार्थ और राज्य शक्ति है जो राज्यों को प्रेरित करती है और आदर्शवादी तर्क इसे छिपाते हैं। उनका लेखन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में बहस का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। थ्यूसिडाइड्स में विद्वानों की रुचि शीत युद्ध के दौरान चरम पर पहुंच गई क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विद्वानों ने अमेरिका और रूस की द्विध्रुवीयता और एथेंस और स्पार्टा के बीच संघर्ष के उनके खाते के बीच तुलना की। रिस्टेन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर थ्यूसिडाइड्स के प्रभाव का वर्णन करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद थ्यूसिडाइड्स को कई अमेरिकी राय निर्माताओं और उन शिक्षाविदों द्वारा जिन्होंने उन्हें पढ़ाया था द्वारा एक प्रोटोटाइप शीत युद्ध नीति विश्लेषक के रूप में पढ़ा गया था। निकोलो मैकियावेली फ्लोरेंस गणराज्य 1469 से 1527 में एक राजनीतिक सिद्धांतकार और राजनयिक थे। उनका काम उनके समय के राजनीतिक सिद्धांत की परंपराओं से अलग था। अपने पाठ में राजकुमार ने नैतिकता और राजनीति को अलग करने की वकालत की, जबकि उस समय राजनीतिक सिद्धांत धार्मिक आदर्शों से काफी प्रभावित था। मैकियावेली का यह भी तर्क है कि लोगों को चीजों को वैसा ही देखना चाहिए जैसा वे है,
न कि उन्हें कैसा होना चाहिए, और एक लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में शक्ति के उपयोग को उचित ठहराया। मैकियावेली के लेखन पश्चिमी राजनीति विज्ञान में प्रमुख रहे हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में विस्तारित हुआ है, जहां उनके लेखन उदार और यथार्थवादी बहस का स्रोत रहे हैं। थॉमस हॉब्स एक अंग्रेजी राजनीतिक दार्शनिक 1588 से 1679 थे। हॉब्स का मुख्य ध्यान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नहीं था, लेकिन उन्होंने मानव स्वभाव, राज्य के सिद्धांतों और अराजकता के अपने विवरण और सत्ता के लिए एक प्रतियोगिता के रूप में राजनीति पर अपने ध्यान के माध्यम से शास्त्रीय यथार्थवादी सिद्धांत को प्रभावित किया। हॉब्स का प्रकृति की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का सिद्धांत उनकी इस अवधारणा से उपजा है कि एक सरकार के बिना एक दुनिया अराजकता की ओर ले जाती है। यह हॉब्स की प्रकृति की स्थिति की अवधारणा पर विस्तार करता है, जो एक काल्पनिक परिदृश्य है कि समाज के गठन से पहले लोग कैसे रहते थे और व्यवस्था और संभावित शांति बनाने के लिए प्राकृतिक अधिकारों या स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने में समाजों की भूमिका। एक अंतर्राष्ट्रीय समाज की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थायी रूप से अराजक समझा जाता है। माइकल स्मिथ यथार्थवाद के लिए इस सिद्धांत के महत्व का वर्णन करते हैं। हॉब्स प्रकृति की स्थिति यथार्थवादी विचार की परिभाषित विशेषता बनी हुई है। युद्ध की स्थिति के रूप में प्रकृति की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में उनकी धारणा को लगभग हर कोई यथार्थवादी कहता है। धारणाएं और सिद्धांत। शास्त्रीय यथार्थवाद से जुड़े 20वीं सदी के कई आंकड़े इतिहासकारों से काफी प्रभावित थे और नीति निर्माताओं को प्रभावित करने की कोशिश की। शास्त्रीय यथार्थवाद में काम परिणामों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए कारणों की बहुलता को इंगित करने के साथ साथ क्रॉस विश्लेषणात्मक स्तरों की ओर इशारा करता है। मानव प्रकृति। शास्त्रीय यथार्थवादी सिद्धांत मानव प्रकृति के बारे में मान्यताओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करता है। सिद्धांत मानव व्यवहार के बारे में निराशावादी है और इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति मुख्य रूप से स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, न कि उच्च नैतिक या नैतिक आकांक्षाओं से। राज्यों के व्यवहार को मूल मौलिक भावनाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए थॉमस हॉब्स ने भय या आक्रामकता को मौलिक प्रेरणा के रूप में वर्णित किया है। मानव स्वभाव को परिवर्तनशील नहीं देखा जाता है, लेकिन सामाजिक सीमाओं के भीतर रखे जाने पर ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। शास्त्रीय यथार्थवाद मानव प्रकृति के बारे में निराशावादी दृष्टिकोण लेता है, लेकिन इसके सटीक रूप पर बहस होती है क्योंकि कुछ शास्त्रीय यथार्थवादी स्वार्थ और मानव प्रकृति के प्राथमिक पहलुओं के रूप में जीवित रहने की इच्छा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से क्रूर, अहंकारी और बर्बर है। शास्त्रीय यथार्थवादी मानते हैं कि मानव स्वभाव की उनकी निराशावादी दृष्टि राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिलक्षित होती है। हंस मोरगथो ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में कहा है कि राजनीति उन उद्देश्य कानूनों द्वारा शासित होती है जिनकी जड़ें मानव स्वभाव में होती हैं। सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध मानव प्रकृति की प्रवृत्तियों से आकार लेते हैं क्योंकि यह परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन केवल एक उच्च शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि राज्य कार्यान्वयन आदेश। अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के कारण, जिसका अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं है, राज्य व्यवस्था की कमी के कारण अनर्गल हैं और स्वतंत्र हैं, परिणाम के रूप में अपने मानव स्वभाव को व्यक्त करते हैं। राज्य की समझ। शास्त्रीय यथार्थवादी सिद्धांत राज्य को विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण इकाई के रूप में देखता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण मानता है। शास्त्रीय यथार्थवादी सिद्धांत राज्य के अभिनेताओं के लिए महत्वपूर्ण एजेंसी का श्रेय देता है और मानता है कि जैसे जैसे राज्य बदलते हैं वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी बदलती है। यह नव यथार्थवादी सिद्धांत के विपरीत है, जो तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना औपचारिक रूप से श्रेष्ठ है और राज्यों को एकात्मिक अर्थ के रूप में देखती है। उन्हें तर्कसंगत अभिनेताओं के रूप में देखा जाता है जो उद्देश्यपूर्ण रूप से अपने राष्ट्रीय हित का पीछा करते हैं। शास्त्रीय यथार्थवादी राज्यों को एकात्मिक के रूप में नहीं देखते हैं और यह मानते हैं कि वे राज्य से समाज संबंधों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों द्वारा आकार लेते हैं।
राज्य की इस अवधारणा के कारण वे राज्य के कार्यों को राष्ट्रीय हित के स्वाभाविक रूप से तर्कसंगत कार्यों के रूप में नहीं मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का विश्लेषण करते समय शास्त्रीय यथार्थवादी संशोधनवादी राज्यों और यथास्थिति राज्यों के बीच अंतर करते हैं। इसका मतलब यह है कि वे यह समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से राज्य एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है और आक्रामकता या युद्ध के कारणों में तब्दील हो जाता है। यह नव यथार्थवादी सिद्धांत के विपरीत है जिसमें राज्यों के बारे में एकात्मिक दृष्टिकोण है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य की आक्रामकता के लिए लेखांकन में संशोधनवाद की भूमिका का हिसाब नहीं है। सत्ता और राज्य। शास्त्रीय यथार्थवादी राज्य संघर्ष और सत्ता की खोज की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि वे मानव स्वभाव का परिणाम है। यह माना जाता है कि मानव स्वभाव में शक्ति की लालसा होती है जो राज्यों को संचित करने के लिए प्रेरित करती है। राज्यों को मानव स्वभाव का प्रतिबिंब माना जाता है और अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सत्ता की खोज का मूल कारण नहीं माना जाता है, बल्कि एक सुविधाजनक कारक माना जाता है। राज्यों की व्याख्या के संबंध में सत्ता की खोज शास्त्रीय यथार्थवाद अलग है क्योंकि बाद के सिद्धांत मानव प्रकृति के बारे में धारणाओं पर कम जोर देते हैं बल्कि इसके बजाय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नव यथार्थवादी विद्वानों का तर्क है कि राज्य सुरक्षा चाहते हैं और सुरक्षा बनाने के साधन के रूप में सत्ता की खोज की व्याख्या करते हैं जो शास्त्रीय यथार्थवादी सिद्धांत के विपरीत है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों ने नोट किया है कि शास्त्रीय यथार्थवादियों ने इस बात पर बहस की कि सत्ता का पीछा किस हद तक एक अंतर्निहित जैविक ड्राइव है, जबकि सत्ता आत्म संरक्षण की एक विधि है। शक्ति का संतुलन। शक्ति संतुलन एक प्रमुख विश्लेषणात्मक उपकरण है जिसका उपयोग यथार्थवादी सिद्धांत द्वारा किया जाता है। शास्त्रीय यथार्थवाद में शक्ति संतुलन के दो प्रमुख पहलू हैं। सबसे पहले, शक्ति संतुलन को महान शक्ति प्रतियोगिता का एक अनजाने परिणाम के रूप में समझा जाता है, जो कई राज्यों द्वारा सत्ता की निरंतर खोज के कारण होता है। संतुलन के लिए अग्रणी दूसरों पर हावी होना। दूसरे, शक्ति संतुलन को गठबंधनों जैसे वैचारिक या भौतिक बलों के उपयोग के माध्यम से संतुलन बनाने के लिए राज्यों के प्रयासों के रूप में भी समझा जाता है। यथार्थवादी शक्ति संतुलन को वांछनीय मानते हैं क्योंकि यह किसी अन्य राज्य पर हावी होने में असमर्थता पैदा करता है और इसलिए सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि यह कम संभावना है कि राज्य संघर्ष या युद्ध में शामिल होंगे जो वे जीत नहीं सकते। यथार्थवादी यह भी मानते हैं कि शक्ति संतुलन सुरक्षा दुविधा की ओर ले जाता है। सुरक्षा दुविधा वह परिदृश्य है जिसमें एक राज्य अपनी रक्षा करने और सुरक्षा बनाने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाता है, लेकिन यह अन्य राज्यों को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जिससे एक सर्पिल प्रभाव होता है जहां दोनों पक्ष अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। संघर्ष की इच्छा न होने के बावजूद। शास्त्रीय यथार्थवादी अक्सर इस प्रक्रिया की अनिवार्यता पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि मानव प्रकृति की निराशावादी समझ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अहंकारी अग्रणी राज्यों को लगातार सत्ता की इच्छा होती है। यह नव यथार्थवादियों के विपरीत है जो इस बात पर जोर देते हैं कि सुरक्षा दुविधा अपरिहार्य नहीं है, बल्कि अक्सर एक स्वतः पूर्ण भविष्यवाणी है। हेंस मोरगथौ के राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांत। हंस मोरगथौ की पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस के दूसरे संस्करण में द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म खंड है जो पुस्तक का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और शास्त्रीय यथार्थवाद के लिए हंस मोरगेंथौ के महत्व को थॉमसन ने 1949 में वर्णित किया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अधिकांश साहित्य मोरगेंथौ और उनके आलोचकों के बीच एक संवाद है। मोरगेंथौ के राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांत व्याख्यात्मक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानव स्वभाव से प्राप्त कानूनों द्वारा शासित होती है। यथार्थवाद शक्ति का विश्लेषण करता है और शक्ति राष्ट्रीय हित की खोज की अनुमति देती है जिसका अर्थ है कि राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यथार्थवाद राजनीतिक कार्रवाई के नैतिक महत्व को स्वीकार करता है लेकिन सफल राजनीति में अनैतिकता की आवश्यकता को पहचानता है। राजनीतिक यथार्थवाद सार्वभौमिक नैतिकता के साथ किसी विशेष राष्ट्र की नैतिकता की पहचान नहीं करता है।
आदर्शवाद और यथार्थवाद। सन 1920 और 1930 के दशक के दौरान यथार्थवादी और आदर्शवादियों के बीच अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पहली महान बहस हुई। हालांकि कुछ आधुनिक इतिहासकार इस दावे पर विवाद करते हैं और इसके बजाय यह सुझाव देते हैं कि यह चर्चाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की देखरेख करता है। युद्ध के बीच की अवधि में उदारवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत में प्रमुख प्रतिमान था, लेकिन शास्त्रीय यथार्थवादी सिद्धांतकारों द्वारा इसका विरोध किया गया था। पीएच केर के द 20-ईयर क्राइसिस के प्रकाशन को इस अवधि के दौरान शास्त्रीय यथार्थवाद के तर्कों के केंद्र में देखा जाता है। केर ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ लीग ऑफ नेशंस की योग्यता और सफलता पर यूटोपियन और आदर्शवादी विचारों के खिलाफ तर्क दिया। द्वितीय विश्व युद्ध और युद्ध को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रणाली की अक्षमता के बाद कई लोगों ने इसे यथार्थवादी सिद्धांत की जीत के रूप में देखा। नव यथार्थवाद और शास्त्रीय यथार्थवाद। सन 1960 और 1970 के दशक के दौरान अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दूसरी महान बहस हुई। व्यावहारिक क्रांति के बाद विद्वानों ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण के लिए एक अधिक अनुभवजन्य पद्धति बनाने पर एक नया जोर देना शुरू किया। नव यथार्थवादी विद्वानों ने आलोचना की कि कैसे शास्त्रीय यथार्थवादी विद्वानों ने ऐसी पद्धतियां बनाई जिनमें वैज्ञानिक सिद्धांतों के रूप में प्रमाण के मानकों की कमी थी। शास्त्रीय यथार्थवादियों ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की व्याख्या के प्राथमिक रूप के रूप में मानव स्वभाव पर जोर दिया था। नव यथार्थवादियों ने इसके बजाय अंतरराष्ट्रीय संरचना पर जोर दिया। इस बहस में केनेथ वाल्ट्ज की थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक महत्वपूर्ण पाठ था, क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि अंतरराष्ट्रीय अराजकता अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक मुख्य तत्व था। इस युग के बाद नव यथार्थवाद के पक्ष में शास्त्रीय यथार्थवादी सिद्धांत कम प्रमुख हो गए। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.